नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर है, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज फॉर द एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पसेज ओनली। इट इज नॉट कंसिडर टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड व्हाटसोएवर। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। काइंडली डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। द व्यू शेयर्ड इन दिस वीडियो इज फॉर द एजुकेशनल पर्पज ओनली। तो ये डिस्क्लेमर आप लोगों के समक्ष इस वजह से रहता है क्योंकि हर बंदे का, हर पोर्टफोलियो का एक तरह से रिस्क एपेटाइट डिफरेंट होता है। स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आओ, छोटा मोटा कभी कभी मतलब एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स बुक कर लिए, इट्स ओके, चलेगा। क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनमें इस तरह की सिचुएशंस है कि आपका किया हुआ एवरी एक्ट, यानी मतलब आपने बाय किया, सेल किया या प्रॉफिट बुक किए या जो भी कुछ सिचुएशन है, LTCG या STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं। और छोटा मोटा प्रॉफिट्स बुक कर लिया, ITR नहीं भरा, जॉब वाले नहीं हो, चलता है, ठीक है, इट्स ओके, बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट्स हैं, इट्स ओके। लेकिन जैसे ही वो चीज़ें बड़े लेवल पे आती हैं, सब कुछ आती हैं, जैसा कि बैंकिंग सिस्टम में आपने देखा होगा कि ट्रांजैक्शन जैसे बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं, भाई ठीक है, वैसे नियम तो यही है ना कि भाई पैन कार्ड लगा हुआ होना चाहिए, 50,000 से ऊपर, ये वो, मतलब वो जो बड़े ट्रांजैक्शंस हैं दैट शुड बी मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट कि भाई आपके पास ये पैसा आया या गया, तो वो कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया। आप तो टैक्स भरते नहीं हो, तो ये पैसा कहाँ से आपका लेन देन चल रहा है, और आप तो दिखा रहे हो कि आपकी इनकम तो है ही नहीं। तो चीज़ें इस तरह से है, तो गवर्नमेंट ये धीरे धीरे चीज़ें टाइट होंगी और सब कुछ मतलब रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, और देखा होगा आपने कि जहाँ पे भी कह सकते हैं कि कुछ पॉजिटिविटी दिखाई पड़ती है, स्पेशली मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तक देख सकते हो कि स्टॉक मार्केट पहले बड़े लोगों का गेम होता था, चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं थी, लोगों को पता नहीं होता था, तो विद इन द दैट पेरीफेरी और बड़े लोगों का हिसाब किताब था, चीज़ें ब्रोकर के थ्रू ली जाती थी, मतलब अलग अलग तरह की चीज़ें थी। आजकल सब कुछ ट्रांसपेरेंट है कहीं पे भी। तो गवर्नमेंट का भी फोकस वहाँ पे आ गया, क्यों, जैसे ही जैसे ज़्यादा भीड़ जहाँ बढ़ी, जहाँ जनता ज़्यादा बढ़ी, जहाँ मिडिल क्लास ज़्यादा बढ़ा, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक नज़र आती है भाई यहाँ से टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं। देश के डेवलपमेंट के लिए टैक्स कलेक्शन फॉर द इंडिया चाहिए, ठीक है, मानते हैं, लेकिन एज ए टैक्स पेयर ठगा सा महसूस किया जाता है, बिकॉज हमारे को कह सकते हैं कि बेनिफिट कहीं नहीं है। मतलब फैसिलिटीज़ की बात अगर करी जाए कि मान के चलो आप गवर्नमेंट जॉब में हो या कहीं मतलब बिजनेस करते हो, तो बिजनेसमैन तो काफ़ी हद तक चीज़ें एडजस्ट कर लेता है भाई, वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस चीज़ों को दिखाता है, जिस तरह से चीज़ें सिचुएशन जो आप सब वेल अवेयर हो। गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट जो बंदा होता है वो नहीं बचता, वो सैलरी क्लास बंदा है वो नहीं बचता है। तो अब जो सिचुएशन है, या जो भी टैक्स पेयर्स हैं, मान के चलो ठीक है, मैं कहता हूँ किसी ने 10 करोड़ कमाया, टैक्स बनता था 2 करोड़ या जो भी वाट एवर इट इज़, उसने 1 करोड़ पे किया, लेकिन वाट एवर द थिंग्स आर देयर, लेकिन वो टैक्स पेयर है। तो गवर्नमेंट को प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम ठगे हुए महसूस ना करें, हमें लगता है कि गवर्नमेंट की जो भी रेवड़ियाँ बटी जाती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, या जो भी सिचुएशंस हैं, इंडिया कंट्री की बात करूं, तो बहुत हद तक उस तरह की फीलिंग आती है कि यार मैं अकेला कमाने वाला और परिवार में सब मेरे ऊपर बोझ बने हुए हैं। तो अगर एज ए देश की बात करी जाए, देश का डेवलपमेंट है, देश के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, सब चीज़ें हैं, तो हम टैक्स पे भी कर रहे हैं, मजबूरी में ही सही, कोई मान के चलो 20 रुपये बनता है, 10 रुपये पे कर रहा, वाट एवर इट इज़, लेकिन वो पॉजिटिविटी की तरफ कैसे सोच के आए, वो क्यों ना चोरी करे, क्यों ना देखे, क्योंकि उसको दिखाई पड़ता है कि मुझे फैसिलिटीज़ तो कुछ नहीं मिल रही, हमारी आने वाली जनरेशन को भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, चीज़ें जो मैंने मेहनत करी या जो मैं टैक्स पे करता हूँ, चीज़ें ठीक है, मतलब गवर्नमेंट, मतलब कह सकते हैं इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत से लोग जो पूरे ज़िंदगी मस्ती करते हैं, पूरी सब चीज़ें, वो पूरी रेवड़ियाँ खा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो मेरा मतलब, ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये चीज़ें थोड़ी सी गवर्नमेंट को करनी चाहिए कि जो ठीक है, आप गरीबों का उत्थान करें, बड़े लोगों का पैसा, बड़े को कम, मतलब वो होना चाहिए भाई, उन्होंने वो मेहनत करी है, हो सकता है एक आध दो चार लोगों की किस्मत हो सकती है, बट उनका ब्रेन एफर्ट्स और उनकी अपनी कह सकते हैं कि चीज़ें होती हैं, तब जाके वहाँ सक्सेस मिलती है। कुछ हद तक किस्मत का पार्ट होता है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट जो बंदा काम करने को तैयार ही नहीं है, जो बंदा कह सकते हैं कि एफर्ट्स लगाने को तैयार नहीं, एक बात होती है कि उसे काम मिल नहीं रहा, करना चाहता है, या एक वजह ये होती है कि उसको सक्सेस नहीं मिल रही है, ठीक है, वहाँ उनको हेल्प आउट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जो निकम्मे हैं, एटलीस्ट वहाँ आप, हमारा पैसा हमें बर्बाद होता हुआ दिखता है।
देश के डेवलपमेंट में लगाओ, सब कुछ कराओ। अभी तो ये चीज़ें मतलब अगर हमें थोड़ा सा इस चीज़ का फेवर मिलता है कि भाई जो टैक्स पेयर है एटलीस्ट ही शुड बी ऑल्सो रिवार्डेड, या कहीं ना कहीं उसे चीज़ों में रियायत मिले कि भाई ठीक है, अगर आप इतने लाख रुपए तक का टैक्स दे भाई एनी सोर्सेस, मतलब चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे ये हो, ये मेरे अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ऐसा लगता है। तो वहाँ पे ही शुड बी अ लिटिल बिट वेटेज देना चाहिए कि भैया हाँ ठीक है, ये बंदा हमारा टैक्स पेयर है, ये यहाँ कमा रहा है या कुछ कर रहा है, तो एटलीस्ट ही इज पेइंग दिस मच ऑफ टैक्सेस, ही शुड बी रिवॉर्डेड ऑन दिस। इसको ये कंसेशन, जैसे आप बसों में जाओगे या कहीं पे भी जाओगे तो मतलब एक दिखाया जाता था ना कि वरिष्ठ नागरिकों की सीट, महिलाओं की सीट, या स्वतंत्रता सेनानी की सीट, विधायक की सीट, मतलब इस तरह की चीज़ें थी कहीं कंसेशन। तो ये भी समाज सेवी हैं भाई, आप जो टैक्स पेयर है तो वो कम से कम इस उससे चले कि हाँ भैया ठीक है यार, देखो मैंने इतना टैक्स पे किया, एटलीस्ट भले ही मजबूरी में सही, मजबूरी का ही बात होती है, लेकिन ही शुड बी रिवॉर्डेड। तो उससे एक कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिमाग में आती है, भाई ही इज बीइंग प्रेज्ड फॉर दैट फॉर टैक्सेस, मेरा ऐसा मानना है। तो आप जब जहाँ तक टैक्स की बात चली तो मैं उस पर थोड़ी सी बात करूंगा, उसके बाद आगे जो है चीज़ें बहुत फ्रूटफुल होने वाली हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाले समय में चैनल्स पे बहुत ज़बरदस्त तरह की चीज़ें मतलब लेके और डिस्कस करने के लेवल पे हैं। ठीक है, जीएसटी कलेक्शन राइजेस 12.6% टू हाईएस्ट एवर ऑफ 2.37 लाख करोड़ इन अप्रैल 2025। अब ये जीएसटी कलेक्शन, अब कहोगे सर कि इसमें तो जीएसटी तो हर बंदा दे रहा है, यस यस हाँ सब दे रहे हैं। मैं अपने उसमें देख रहा हूँ सिनेरियो में कि बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, जीएसटी नंबर ले रखा, बोले जब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि कोई भी काम करो जीएसटी नंबर होना चाहिए, बोला ठीक है हो गया। अब वहाँ पे भाई वो मान के चलो इतने की सेल कर रहा है, 1 लाख की 1 करोड़ की सेल कर रहा है, लेकिन दिखाई रहा है वो केवल 10,000 की, जो उसमें सब बाकी ब्लैक चल रहा है, जीएसटी के नाम पे थोड़ा सा पैसा दे दिया या कुछ है। तो लेकिन उसके बावजूद भी जो ग्रोथ है देख सकते हो 12.6% की ग्रोथ है, जो कि हाईएस्ट एवर है, और 2.37 लाख करोड़ की है अप्रैल 2025 में। तो मतलब गवर्नमेंट के कुछ कदम ठीक भी हैं, लेकिन केवल जो मेहनत कर रहा है, जो डेवलप कर रहा है, जो अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि ना तो कोई जॉब ना तो कोई बिजनेस बिना एफर्ट्स के नहीं आता। 1-2% की बात छोड़ दो, बिना एफर्ट्स के कहीं कोई 2 रुपए भी नहीं बनते। तो जब वो एफर्ट्स किया, उन्होंने मेहनत करी है और वो किसी मुकाम पे पहुंचे हैं, मजबूरी में ही सही, इफ़ दे आर पेइंग समथिंग टू द मतलब कंट्री, तो दे शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, ऐसा मेरा मानना है। सेकंड बात करूंगा कि जैसे अब ये तो बात हो गई थी जीएसटी कलेक्शन की, और डायरेक्ट टैक्स जो कि कह सकते हो कि जो हमारा इनकम टैक्स वगैरह होता है वो, उसकी बात करी जाए तो देख सकते हो इंडियाज डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस हैव ग्रोन बाय 16.15% ईयर ऑन ईयर, रीचिंग 25.86 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। द ग्रोथ इज ड्रिवन बाय हायर कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट टैक्स रेवेन्यूज, मतलब नॉन कॉर्पोरेट टैक्स रेवेन्यूज जो हमारे इनकम टैक्स वगैरह होते हैं उन सब के, और कॉर्पोरेट रेवेन्यूज जो मतलब कंपनीज वगैरह से लिया जाता है उनके प्रॉफिट्स के ऊपर। तो भैया वो तो अपने सब एक्सपेंसेस, अब देखा जाए प्रैक्टिकली बताएं, सबसे बड़े भुक्तभोगी हैं नॉन कॉर्पोरेट वाले, कैसे, जो हम लोग हैं, बिकॉज क्योंकि जो ये हायर कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो, अब ये कहा जाता है कि वो उन्होंने बहुत से लोगों को रोजगार दिया, बिजनेस किया, रिस्क ले रहे हैं, कल को बिजनेस नहीं चला तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है या कुछ ऐसी बात है। आप तो गवर्नमेंट और मतलब सैलरी एम्प्लॉयड हो गई हो, तो भाई आपको भी तो लात पड़ सकती है ना। आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, कुछ है, आपको लात पड़ जाएगी, आपको घर परिवार में चीज़ें रन हो रही नहीं हो रही, गवर्नमेंट कौन सी देखने वाली है। तो कल तक आपकी सैलरी थी 1 लाख रुपए, ठीक है, कल को लो आपको फायर कर दिया गया, तो आपको कहाँ से, आप ना तो एक तरफ को तो आप जब आपके 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की सैलरी थी तब आप टैक्स पे कर रहे थे, और वहीं पे आप निकाल दिए गए ड्यू टू एनी रीजंस या कुछ भी हो, तो वहाँ पे आपको, आपके ऊपर जो डिपेंडेंट थे मतलब चीज़ें थी, वहाँ पे तो आप भीख मांगने की स्थिति में आ गए, और वेयर आपसे पहले टैक्स लिया जा रहा था, फिर आपको कहीं रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा। और दूसरी चीज़ कि ये कॉर्पोरेट टैक्स और नॉन कॉर्पोरेट टैक्स जो है, इसमें देखो ग्रेट डिफरेंस इस बात का है कि मैं ये कहता हूँ कि बिजनेस जो है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं कि भाई उन्होंने सेल इतनी हुई, उन्होंने दिखाई कुछ और, ठीक है, कुछ ब्लैक में चला, जो खरीद रहा बंदा वो भी कहेगा कि भैया मेरे को भी टैक्स देना पड़ेगा, लेट इट बी, थिंग्स आर रनिंग लाइक दिस, आप सभी को पता है, आप सभी को पता है, ठीक है। मैं ये जो बात है अपने प्लेटफॉर्म पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट है और सब आप सभी में से सब कुछ जानते हैं, मैं इसीलिए अपने अंदर की बात को शेयर करता हूँ, तो कहीं गलत हूँ तो उसके लिए सॉरी। तो एक बात बता रहा हूँ, अब वहाँ पे क्या है कि जो भी अर्निंग्स आई उसमें से इन्होंने एक्सपेंसेस को मैनेज करते हैं कि भाई जो भी खर्चा हुआ, खर्चे में क्या बहुत कुछ भी दिखाया जा सकता है, कुछ भी दिखाया जाता है कि भाई कार खरीदी जा रही है, और जैसे कंप्यूटर्स हैं, वो है, ये जो भी मतलब उस फैक्ट्री या उस कंपनी की रिक्वायरमेंट हो, अब वो क्या
क्या वो कार में क्या कंपनी बैठ के चल रही है? नहीं। आप कहोगे नहीं मैं कंपनी के काम के लिए वहाँ मैनेजमेंट जा रहा, वो जा रहा, ये जा रहा, वो सैलरी भी लेते हैं, वो भी एक्सपेंसेस में आता है। कहीं कुछ खर्चा भी दिखाया, कहीं कुछ लॉसेस भी दिखा दिए, कहीं पुराना कबाड़ी का दिखा दिया कि भाई ठीक है पुराने कंप्यूटर्स हो गए, उन्होंने निकाल दिया, ये वो इतने में ही सेल हुए। कौन चेक आउट? बोले ऑडिट तो होता है, ऑडिट कैसे होता है वो सब आपको पता है। तो ये सब चीज़ें, तो वो सब में क्या है कि जो अर्निंग्स हुई उसमें से जो खर्चे हैं उनको माइनस किया, फिर जो प्रॉफिट निकल के आया उस पर टैक्स लिया जाता है। और गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत इसमें एक तरह सॉफ्ट कॉर्नर होता है, बिकॉज दे यही लोग होते हैं जब कभी फंडिंग होती है, कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, इलेक्शंस होते हैं, कुछ होते हैं, तो यही सब जो लोग हैं पैसा पे आउट करते हैं, चीज़ें होती हैं और उन्हीं के हिसाब से पॉलिसी होती है किसने किस हिसाब से सपोर्ट किया, ये सब आपको पता है। तो वो सब खर्चे भी मैनेज किए गए, भाई कार के इतने खरीदी गई, ये इतने खरीदे गए, वो इतने खरीदे गए, और उसके बाद जो है कि फिर टैक्स लिया गया, और वो भी उस पर भी गवर्नमेंट रियायत देती है कि 2% लगेगा कि 4% लगेगा, जीएसटी मतलब कितना ये डायरेक्ट टैक्स लगेगा, या जो प्रॉफिट पे आता है, ठीक है, वो सब चीज़ें। और वेयर एज जो नॉन कॉर्पोरेट वाले हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका क्या है कि भैया तुमने सैलरी इतनी ली, तुम्हारा पूरा टैक्स कट गया, उसके बाद तुमसे जीएसटी भी एक तरह से लग रही है प्रैक्टिकली देखा जाए तो। फिर आपकी जो इनकम है, आप कार खरीदने जा रहे हो तो आपको अलग से टैक्सेस देने हैं, आप वो एक्सपेंसेस में नहीं आते हैं, आपका किराया हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें। मैं इस पर ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाह रहा हूँ, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, फिर आगे कभी इस चीज़ को कवर करेंगे। तो टैक्स रेवेन्यूज जो है कलेक्शन हुए, देख सकते हो, विद कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस एट ₹12.40 लाख करोड़, कैन यू इमेजिन, एंड नॉन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस आर 12.90 करोड़। अब देखो दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत इस बात पे आती है कि ये जो भी कंपनीज हैं, अभी गवर्नमेंट ने 12 लाख तक की इनकम के लिए उन्होंने टैक्स फ्री किया। कितने लोग आते हैं उसके दायरे में? और अगर उनको कुछ थोड़ा बहुत रियायत हो भी गई तो बोला गया कि टू बूस्ट अप द इकोनॉमी एंड ऑल, कंजप्शन बढ़ाना के लिए या ये करने के लिए, वो करने के लिए। भाई ठीक है, इतना बड़ा देश है, चीज़ें वैसे ही रन अप करती हैं, थोड़ा बहुत इससे फ़र्क पड़ भी सकता है, मैं मानता हूँ। लेकिन ऑल इन ऑल देख सकते हो कि नॉन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन कितना है और कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन कितना है, जब ये सब एक्सपेंसेस को मैनेज करने की चीज़ों के करने के बाद है, और ये ऐसे। तो इन सब चीज़ों पे ये डिबेटेबल है, तो मैं सब चीज़ों पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा। बात करेंगे अपने कि इस की लर्निंग्स जो हमारी डे टू डे इम्प्रूव होती है, उन सब चीज़ों पे कैसे आगे बढ़ते हैं, ये मैं आपको मैंने अक्सर करके दिखाया। क्योंकि पोर्टफोलियो साइड से बहुत से जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको नहीं पता होता, उनको लगता है कि भाई इतना पैसा इन्वेस्टेड किया, इतना बना हुआ है, तो 2-2.5-3 लाख रुपए बने हुए, तो उससे क्या ही बना हुआ है, इसमें कौन सी बड़ी चीज़ हो गई, ठीक है। तो मैं नहीं, बड़ी चीज़ वैसे भी नहीं हो गई, मैं कह रहा हूँ कि लेकिन लंबे समय की जर्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें अगर करेंगे तो बात बनती है। तो यहाँ पे जो अपने प्रॉफिट्स है 4.5 साल के प्लस में जो बनते हैं, वो देख सकते हो कि 6, 3, 9, 9, 10 लाख प्लस, यानी कि 10.5 लाख डिविडेंड वगैरह भी मिला लो तो 10.5 लाख के आसपास का, 10,60,000 के आसपास तक का हिसाब किताब है, जो कि आपने देखा था, ठीक है। तो इसको ज़्यादा कवर नहीं करेंगे। बाकी बात करूँगा स्काई गोल्ड, देन किसी भी शेयर का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं अपने पोर्टफोलियो पे, अपने बाइंग स्ट्रेटेजी पे और अपने फ्यूचर जो जैसे आज कुछ लर्निंग्स हुई, कल कुछ लर्निंग्स हुई, उनके बेसिस पे या कुछ मुझे प्रैक्टिकली इन्वेस्ट करके जो सीखने को मिलता है, उन सब चीज़ों पे आप लोगों के साथ में एक डिस्कशन बना रहता है। रिक्वेस्ट आपसे है कि भाई मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक अभी जो मोनेटाइजेशन पे था पहले, उसको अभी रोक दिया गया है, तो मैं वो बाद में उसमें लाइव आया करूँगा, देन कुछ ना कुछ उसमें चीज़ें डाला करेंगे, डिस्कस किया करेंगे, ब्लॉग वगैरह एंड ऑल, तो हमारा और आपका कनेक्ट बना रहेगा। तो वो जब भी मोनेटाइज हो जाए तो उस पर मैं वीडियोज़ को डिलीट कर दूँगा। बाकी प्लीज़ रिक्वेस्ट ये है कि दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर देने हैं। दोनों चैनल कौन से हैं वो थोड़ा सा मैं आपको समक्ष जरूर मैं रख देना चाहता हूँ, सो दैट कि नए सब्सक्राइबर्स उसको सब्सक्राइब कर लें। तो ये अपना जो चैनल है जिस पे अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये अभी ये भी मोनेटाइज नहीं हुआ है। 515 जो है कह सकते हैं सब्सक्राइबर्स हो गए। नितिन द क्रिएटर करके है, इस पर आप जो है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और 1000 के लेवल्स को चीज़ों को पहुँचाएँ। क्योंकि मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो को बनाता ही नहीं हूँ, एडिट करता ही नहीं हूँ, शॉर्ट्स की चीज़ों को वो सब करने की, भाई कि एक तरह से जो फेक कह सकते हैं कि सब्सक्राइबर्स मिल जाएं और चीज़ें हो जाएं। 4 गाली भी दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, 10 बढ़ने चाहिए, फिर 100 बढ़ने चाहिए, फिर वो 10 गाली दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर इस तरह से नंबर्स बढ़ता जाएगा और जो दिखता है वही बिकता है वाली बात है। तो उस तरह से अभी नहीं सोचता हूँ। तो बस वही है कि ट्रूली जो चीज़ें हैं वो देने की कोशिश करता हूँ। तो एक तो ये चैनल है, और जो अपना पहला चैनल था जो ये करके फोकसिंग फ्यूचर जो है, कि इस पे जो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा इसको भी। और ये अभी मोनेटाइज्ड बंद हो गया इसका,
लेकिन भाई मैं फिर दोबारा से अप्लाई करने के लिए दिया, तो इसमें जो वीडियोस पड़े हैं वो सब मैं बंद करूँगा, मतलब डिलीट करूँगा। और जो ये लाइव सेशन जरूर दिया था, इसमें आप जाके देख सकते हो, तो इसमें फिर आगे लाइव सेशन उन सब चीज़ों से वॉच आवर्स को कंप्लीट किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ की ये बात कर ली। बाकी जो शेयर वाइज जो चीज़ें स्टडी करी हैं उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो मैं बात करूँगा केवल कह सकते हैं कि के सॉल्व्स की और स्काई गोल्ड की, जो कि मेरे पोर्टफोलियो में है। और यहाँ पे डाउ जोन्स का देख सकते हो कि इनका जो अभी अप डाउन चीज़ें चल रही हैं कि भाई उनका जो टैरिफ वाला वो था वो बिल पास हुआ, फिर ट्रंप ने कुछ बोला, फिर डाउन हुआ, तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। और ऑल इन ऑल मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर ही जाता है। अच्छी कंपनीज में बस बशर्ते आपको बने रहना चाहिए, चाहे वो जहाँ की भी हो, इंडिया और एंड ऑल। ऐसे तो इंडिया में बहुत ग्रोथ रेट है, तो उस सब की बात करी मैंने, ठीक है। तो पोर्टफोलियो वाइज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने केसॉल्स की बात करी और मैंने स्काई गोल्ड की बात करी। तो ये नज़र में है कंपनीज, इनमें भी आपने देखा होगा कि एवरी नाउ एंड देन में मेरी कोशिश रहती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अभी 1000 शेयर का टारगेट है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। टारगेट बेस प्राइस जो है आपने देखा होगा कि 300 के आसपास, 300 से 310 के आसपास को मैं बाइंग करने पे रहता हूँ, नॉर्मली कोशिश करता रहता हूँ जैसे भी फंड्स अवेलेबल होते हैं। तो ये देख सकते हो 3 शेयर्स और हो गए ऐड, तो ये 936 हो गए। 48,900 की इन्वेस्टिंग हो गई, मतलब एक तरह से लगभग 50,000 के करीब पहुँचने वाली है। और कहाँ 23,000 की इन्वेस्टिंग जो इसमें थी वो मेरी इसमें 4 लाख प्लस के भी, जब ये ऑल टाइम हाई पे था तो वहाँ तब पैसा बन रहा था विद इन नो टाइम। तो अपन ने बुक नहीं किया, क्योंकि कंपनी के हिसाब से आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सोच के आना चाहिए। क्योंकि जैसे बात आई टैक्सेस की, तो यही मेरी भी सोचना है कि भाई अगर हमें शेयर मार्केट में मान लो कि चलो पैसा बनता है तो, लेकिन केवल पोर्टफोलियो पे दिख रहा है, तो फ़ायदा क्या है, हम कब एंजॉय करेंगे। तो उसका भी मैंने रास्ता और चीज़ें, मतलब जो मुझे आज की सोच में है मेरे, वो मैं बात कर रहा हूँ। तो जो फ्रीक्वेंटली बुक करने वाली बात थी कि भाई मैं ख़राब कंपनी, लॉस हो प्रॉफिट हो, बुक कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर कंपनी को पढ़ लिया, स्टडी कर लिया और लंबे समय के लिए चीज़ें कर रहे हो और बाइंग स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो, तो वो शेयर्स हम ले रहे हैं किस लिए ले रहे हैं कि भाई पैसा बनेगा, हम उसको एंजॉय करें। तो भाई एक लेवल तक का पैसा बनने दो, एक लेवल का, भाई आपका क्या लेवल है, हज़ारों का, लाखों का, करोड़ों का। अब हम सभी के सभी जो भी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, हमारी कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। उस सोर्स ऑफ इनकम हम अपना बेसिक काम कर रहे हैं, ठीक है। उससे जो हमारी बचत हो रही है उन सब चीज़ों को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे धीरे धीरे बाइंग स्ट्रेटेजी को, सब चीज़ों को फॉलो करते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर यहाँ पे पैसा बनता है तो सर हम बुक करेंगे तो हमारा 20% प्रॉफिट बुक हो जाएगा भाई 1 साल के अंदर। लेकिन अगर हम 1 साल से ऊपर में जाते हैं तो 12.5% भाई गवर्नमेंट का जो LTCG और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है। तो मैं जैसे अभी आपको बोल रहा था कि विद इन नो टाइम, छोटे समय में अगर पैसा बनता है तो मैं बुक कर दूंगा, भाई ठीक है मैंने बुक कर दिया, तो 20% तो मेरा टैक्स मुझे देना ही पड़ेगा। तो अभी के समय पे मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई ठीक है, मैं पोर्टफोलियो पे रेगुलर, भाई पैसे की मुझे बहुत ज़रूरत तो है नहीं, मैं री इन्वेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ। तो लेकिन अगर मैंने कहीं 1 लाख रुपए बुक किए तो आई हैव टू पे 20,000 रुपीज़ एटलीस्ट। तो मैं वो क्यों पे करूँ अगर वो कंपनी गड़बड़ नहीं है, चीज़ें नहीं है, ठीक है। विद इन नो टाइम में, शॉर्ट में उसने पैसा बना दिया। अगर कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मेरे पास फंड्स नहीं है, तो अलग बात है, ठीक है, छोटे मोटे प्रॉफिट्स को मतलब बुक कर ले। लेकिन मैं जनरली नहीं करता हूँ आप लोगों के पीछे, उसके पीछे रीजंस यही है। अच्छा, फिर वो 1 साल के ब्रैकेट के बाद अगर आ गया तो 12.5%, कहाँ 20%, कहाँ 12.5%। अगर वो कंपनी अच्छी है तो ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, और ऐसे ही करके चलती है। और अगर अच्छी है और सही काम कर रही है तो वो ऊपर ही ऊपर जाएगी, इस बात को आपको पता है। बोला सर लेकिन तो बड़ा पैसा बनाना है, तो वो पैसा तो ऐसे ही बनेगा ना कि शॉर्ट टर्म में पैसे बुक कर लिया, फिर प्रॉफिट बुकिंग कर ली, फिर वो कर लिया, ऐसा हमें लगता है। बना लिया, मान के चलो एक जगह बना लिया, दूसरी जगह ट्रैप हो जाओगे। जैसे मैंने आपको अपने पोर्टफोलियो पे दिखाया है कर करके कि जैसे ई फैक्टर मैंने 2 लाख रुपए बुक किए और वहीं पे मैंने पैसा री इन्वेस्ट किया डिफरेंट शेयर्स में। और देख सकते हो कि मैंने जो बुकिंग मैं एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे, ये कंपनी भी ख़राब नहीं है, एस्कोनेट में क्वांटिटी वाइज लगा दिया भाई, 2 लाख करीबन इन्वेस्टेड था, 2 लाख वो लगा भाई, लगा दिया मैंने। ये पैसा भी डबल हो गया था 1 महीने के अंदर। मैं चाहता प्रॉफिट बुक कर लेता, नहीं किया। कंपनी ख़राब है? नो, अभी तक कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। SME लॉट है तो रिस्क तो होता ही है, बड़ा रिस्क है, ठीक है। तो अब अगर इसमें जैसे मैं बना हुआ हूँ, लंबे समय के लिए अगर बने रहते हैं तो बात फिर बनने लगती है कि आप चीज़ों को अप जाएगी, नीचे भी जाएगी, नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे, ये चलता ही रहेगा। वहीं पे जब कंपनी, अच्छा आपने
फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट और उन सब चीज़ों को देख के लिया है, टाइम टू टाइम मॉनिटर कर रहे हो। फ्रॉड वाली कंपनी तो लॉस हो प्रॉफिट हो वहाँ तो हटा ही दो, लेकिन जो कंपनी सही है, मानते हैं कि कोई कंपनी जो बहुत ज़्यादा तेज़ चलेगी, कोई कंपनी थोड़ा स्लो चलेगी, कोई तो आपको सब पांचों उंगलियों से मिला के ही मुक्का बनेगा। थंब की अपनी एक इमेज होती है, इंडेक्स फिंगर का अपना एक होता है, ठीक है, सभी फिंगर्स का अपना एक सिचुएशंस होती है, और जब ये पांचों मिलेंगी और मुट्ठी बनेगी तब जाके आपका पंच सही बैठेगा। तो प्रैक्टिकली क्या है कि बहुत मतलब जो आपकी बिल्कुल छोटी वाली फिंगर है वो कंपनी हो गई जहां पे आपका प्रॉफिट्स कम बने। कंपनी ठीक है, वो ठीक है, थंब का अपना एक अलग है, उसका एक अलग है। इस तरह से पोर्टफोलियो को नर्चर करिए, ठीक है, वहां पे जहां गलती दिख रही है निकल जाए। फिर क्या होता है कि इनमें कंपाउंडिंग होने लगती है। जब बाद में जाके कंपाउंडिंग होने लगी तो पैसा बहुत बनने लगता है। अब जब पैसा मान लो बहुत बन गया और आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स से हट गए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आपके शेयर्स आ गए, तो 12.5% की लायबिलिटी बनी। मान के चलो प्रॉफिट आपका 1 करोड़ हो गया, प्रॉफिट की बात कर रहा हूं कि पोर्टफोलियो पे मान लो 5 साल, 10 साल, 15 साल तक पहुंचे, आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करें, सभी का अपना अपना रेशियो है। एक जनरल में अपने पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं कि प्रॉफिट वाइज आप 1 करोड़ के करीब के पहुंच गए और आपकी नीड आ गई कि भाई पैसा तो मैंने लगाया था भाई, बाकी तो मेरा खर्चा था, बट मैंने जो सेविंग्स थी वो मैंने यहीं लगाई थी और अच्छी जगह से लगाई और पैसा भी बना। अब मैं 20% पे तो मैंने आपको जो बताया कि प्रॉब्लम वो है भाई 12.5%। कल को गवर्नमेंट बढ़ा भी सकती है, हो सकता है कम भी कर दे, कुछ पता नहीं, जो बढ़ाएगी कम तो कम क्या ही करेगी, मालूम पड़ा 12.5 से 15% कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब मान के चलो आपके 1 करोड़ के प्रॉफिट्स हो गए आज के आने वाले 10 सालों बाद, जो मैं अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से एक जनरल बात कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे मान लो कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे लेनी, लाइफ का मेरा ड्रीम था, सब कुछ है, मैंने पैसा पूरा जीवन भर लगाया, इन्वेस्ट किया, पैसा बना भी, सब कुछ है, मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, मैं उसका एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू टैक्सेस। तो मैं क्या करूँ भाई, उस समय पे मान के चलो 1 करोड़ का मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में, तो 12.5% के हिसाब से 12.5 लाख रुपए चले गए। लेकिन आप ये भी तो देखो कि 12.5% के हिसाब से आपके गए और आपको लगभग मान के चलो जो पैसा आपको मिला 12.5 लाख रुपए मेहनत करके 1 करोड़ में से जो पैसा आपको मिला, उससे आप पहली बात तो पूरा प्रॉफिट बुक करने की क्या नीड है। पहली बात तो ये कि जो आपका काम है या जो आपका एंजॉयमेंट है या जो आप काम करना चाहते हैं, मान के चलो कोई बंगला लेना चाह रहे हैं, कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, कोई बड़ा काम करना चाह रहे हैं, कोई फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी, तो वो फिर आपको बुक कर लिया और आपने वो काम कर दिया, ठीक है, वो चलेगा, वो किया जा सकता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि मान के चलो कि आपकी जो अर्निंग्स हैं भाई, आपका कोई ना कोई सोर्स होगा, और आप जो यहाँ पे आपके दूसरी जो तरीका है सोर्स ऑफ इनकम का, कि मान के चलो कोई कंपनी है वो डिविडेंड भी देती है। वो डिविडेंड में जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, जैसे आपने देखा वीबीएल में क्वांटिटी धीरे 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 बढ़ती चली गई, डिविडेंड भी मिलता है, कुछ कुछ कंपनी ज़्यादा डिविडेंड्स देती हैं। स्काई गोल्ड की देख सकते हो क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ रही हैं। अगर 4 साल में ये हाल है और अच्छी कंपनी है और आगे ही बढ़ना है, तो सोच सकते हो कि ये 10 साल में कितनी शेयर्स हो सकते हैं। स्प्लिट भी मिलता है, बोनस भी मिलता है, मैंने ये सब चीज़ें अपने पुराने वीडियोज़ में आपको दिखाई हैं, समझाई हैं, ठीक है। और भी जो कंपनीज हैं जो अच्छी हैं उनको रखना है, जो खराब हैं वो चली गई। हाँ, दुख इस बात का हो जाता है कि यार ये मैंने खरीदा था और ये देखो पैसा डबल हुआ था और उसके बाद ये नीचे गिर गया, तो मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, कि प्रॉफिट बुक करना मस्ट है, ठीक है। वो एक अलग एंगल है, ठीक है। मान के चलो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो 20% टैक्स भी दोगे, सब चीज़ें भी करोगे, उसके बाद में क्या हर बार आप सही जाएंगे। अभी मैं जो वही बात कह रहा कि अगर मैंने ई फैक्टर में 2 लाख रुपए के प्रॉफिट बुक किए थे, तो एस्कोनेट में आज 1,66,000 रुपये नीचे हूँ। कंपनी खराब है? नहीं। कोई दिक्कत है? नहीं। मार्केट सेंटिमेंट्स या उसका जो भी कंपनी का भी अप एंड डाउन चीज़ें चलती हैं, बस फ्रॉड ना करें, ठीक है। तो आज 1,66,000 रुपये नीचे हूँ, लेकिन क्या मैंने वो 2 लाख रुपये जो टैक्स मैंने बुक कर दिया, वहाँ पे मेरा 20% का बनता है कि नहीं बनता टैक्स? भाई बनता है। 40,000 रुपये मुझे देने पड़ेंगे। नहीं देता हूँ तो क्या है भाई, माने ITR नहीं भरा, नहीं कुछ है, ठीक है, कल को ठीक है, दैट कैन बी यूटिलाइज फ्रॉम द भाई पेनल्टी के साथ में ले लिया गया। यहाँ पे मैं हूँ तो बोला सर लॉस बुक कर लो, बराबर हो जाएगा। अरे भैया तो यही सब गेम करते रहना है क्या? कल को ये भी बढ़ेगी। तो अब करना क्या है कि भाई ये जो कंपनीज आपको, मैं सोचता हूँ कि रेगुलर इनकम भी आएगी, हम भी कुछ मजा लें, तो उसके लिए जो कंपनीज में डिविडेंड आ रहा है, क्वांटिटी वाइज, स्प्लिट वाइज, बोनस वाइज, जब वो क्वांटिटी आपकी इंक्रीज होने लगती है और आपके जब आपके बैंक अकाउंट में चीज़ें क्रेडिट होती हैं,
तो वो फिर आपको काफ़ी हद तक रिलैक्स देती हैं और चीज़ें करती हैं। आज पेंशन अगर मिलती भी है किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से मिल रही है, तो उतने साल आपने सर्विस की है, काम किया है, उसके बाद वो आपको मरते दम तक के लिए पेंशन देती है। अभी तो एनपीएस आ गया, वो तो उसमें भी नहीं दे रही है, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ। तो ये भी शेयर्स जब तक होल्ड है और ये स्प्लिट ऑफ बोनस और कंपनी के साइज के हिसाब से बढ़ते चले जाएंगे, और वो आपको उतने साल आगे, जितने साल आपने सर्विस करी ना, उतने साल भी अगर आपने उन शेयर्स को होल्ड कर लिया, सही कंपनीज हैं, डिविडेंड मिल रहा है, तो दैट विल बी मोर देन योर पेंशन बेनिफिट्स, जो भी अगर आप काम कर रहे होंगे तो लगभग, अगर आपने सही शेयर्स लिए होंगे तो। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं कि अभी जैसे मैं स्टेक्स को स्काई गोल्ड का बढ़ाऊंगा, उसको बढ़ा रहा हूँ, उसको बता ही रहा हूँ। जैसे मैंने मतलब बहुत सारे शेयर्स हैं जो देते हैं। अभी जैसे एक नज़र है यहाँ पे, अभी रेड में ही दिखाई पड़ेगी मेरे पास वो कंपनी। मैं कहाँ गया कि सॉरी, मैं थोड़ा सा मतलब रेड में ही है, लेकिन अभी जस्ट दिखाता हूँ। तो उस कंपनी की थोड़ी स्टोरी दिखाता हूँ, बताता हूँ कि कहाँ कैसे क्या किया और किस तरह से, और नॉट ओनली द डिपेंडेंसी ऑन दैट पर्टिकुलर कंपनी। जैसे ये केसॉफ्ट की बात कर रहा था मैं 172 शेयर्स हैं, 2 शेयर अभी भी लिए। मैं मतलब रेगुलरली आई एम कंटिन्यू विद द कंपनी। मेरी नज़र इस बात पे रहती है कि कंपनी खराब नहीं होनी चाहिए। क्या अब ये अभी इवेंट, अभी इसका रिजल्ट आएगा, और हर क्वार्टर में ये आपको बोनस डिविडेंड देती है, और अच्छा डिविडेंड देती है। आईटी कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है। छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, बहुत छोटे से एसएमई लॉट की कंपनी थी, वहाँ से ये ग्रोथ करके, काफ़ी अच्छी ग्रोथ करके, और आज ये 1000 करोड़ के करीब ऊपर पहुँच गई। और मैं अभी भी कह सकते हैं ना कि एग्जैक्टली बॉटम नहीं पकड़ सकते, आज भी मैं 13% निगेटिव में हूँ इस कंपनी में, और काफ़ी बार ग्रीन में आ चुका हूँ, लेकिन नहीं लंबे समय के लिए चलना, क्योंकि इंटरनली कोई दिक्कत यहाँ हमें कंपनी में दिखाई नहीं पड़ रही है। जब भी डिप होता है, अपन के पास फंड्स होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करते रहते हैं। अब इस कंपनी की जैसे मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट मतलब देखा जाए, अगर ये अच्छे रिजल्ट आएंगे तो फिर ये ग्रीन में जाएगी। तो अपना बुक करने का फंडा ही नहीं है जनरली, कि जब तक कोई इंटरनल दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे जैसे अब आप जाएंगे, देख सकते हो कि 1000 करोड़ की माइक्रो कैप कंपनी है, आईटी से रिलेटेड कंपनी है। अब इसमें मैं जैसे क्या दिखाऊँ, नॉट ओनली इन द सिंगल कंपनी, ऐसे पोर्टफोलियो में 10 शेयर्स को आपको अपने बुढ़ापे की लाठी बनाना है। मतलब आप कहोगे सर हम लोग तो यंग हैं, नई जनरेशन है, हमें तो पूरा कंज्यूम करना है, बढ़ना है आगे, और आप इंजॉय करना है, और आप कहाँ ये बुढ़ापे की लाठी बात कर रहे हो। भाई आप इंजॉय करो ना, आप अपना काम करो, आप जो अर्निंग करते हो उसके साथ में इंजॉय करो, इसको यहीं रहने दो। खर्च करने की जो एक आदत होती है ना, वो आप एक लिमिटेड लेवल पे रहो। बोले हम कर किसके लिए? अभी जैसे ये बताओ, मैं भी जो भी मैं कर रहा हूँ, क्या मैं ये ऊपर लेके जाने वाला हूँ? नहीं। तो सर इंजॉय भी तो करना चाहिए लाइफ में। आई एम इंजॉइंग अ लॉट, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, घूम रहा हूँ, और सब चीज़ें कर रहा हूँ, पूरी इंजॉयमेंट चल रही है। अब होगा क्या कि भाई आप किसको देके जाते हो? अगली जनरेशन को। तो आपकी नीड के हिसाब से आप ले लो कि भाई मेरा मन है, मान के चलो मैं मुझे बंगले में रहना, तो मैं ठीक है भाई, मैं जब ये शेयर्स मान के चलो 1 करोड़ के प्रॉफिट के करीब हो गया, मुझे लिया मैं 1 करोड़ का ले रहा हूँ, ठीक है, मैं बुक कर दिया, ठीक है। या मतलब मैंने उस पर लोन ले लिया, प्लेज कर लिया, समथिंग लाइक दैट, या कुछ भी आप जैसा जो बेनिफिशियल हो, उन सब चीज़ों पे सोच सकते हैं। और अगर आपने सब कुछ वैसे ही कर रखा है, और चीज़ें जो कह सकते हैं कि अगली जनरेशन को देने वाली बात आती है, तो यू कैन हैंड ओवर दी शेयर्स टू, आप जो है अगली जनरेशन को दे सकते हो, ट्रांसफ़र कर दोगे, आपका कहीं पे भी कह सकते हैं टैक्स नहीं लगने वाला, तो आप हैंड ओवर कर दोगे। और सर हमने तो कमाया पूरे साल, पूरी जीवन एक्यूमुलेट किया, हम अगली जनरेशन को दे चलेंगे, हमने क्या किया? भाई आप उस तरह से एक्यूमुलेट करो, छोटे मोटे प्रॉफिट्स को बुक भी कर सकते हो, 12.5% टैक्स देके आप एंजॉय भी कर लो, भाई ठीक है, लेकिन 20% क्यों देना है? तो 12.5% मतलब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसको देके काम चला लो। हो सकता है कल को आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट 15% कर दे, लेट इट भी, वो चलने दो, कोई बात नहीं, ठीक है, सब देंगे तो हम भी देंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं है तो क्यों ज़बरदस्ती बुक किया जाए, मेरा ये मानना। अब इवेंट्स की बात करूँ, जैसे इसी कंपनी, नॉट ओनली द सेम कंपनी, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो पोर्टफोलियो में, जिनमें इस तरह की सिनेरियो है, वो मैंने आपको दिखाया, बताया हर वीडियो में, अगर आप टच ऑन किए होंगे तो चीज़ें देखे होंगे। और आप देखो ये बहुत छोटी मार्केट कैप की, आज भी माइक्रो कैप है, 1000 करोड़ के मार्केट कैप हो गया, और रिटर्न वाइज 1000 करोड़ का मार्केट कैप पहुंचा है, तो रिटर्न देख सकते हो कितना बना सकता है। हाल मान सकते हैं कि उतने छोटे लेवल पे कौन सी कंपनी के हिसाब से बनेगी निकलेगी वो नहीं पता होता, लेकिन जो जर्नी यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट कर दी, और उसके फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट्स, पैरामीटर्स पे दिखाई नहीं चल पड़ रही है गड़बड़ी कोई, और सब चीज़ें सही, इतने लंबे समय में इतना रिटर्न बना के दिए हुए हैं, कुछ ज़्यादा भागे होगी तो करेक्शन भी देगी, जो कि दी हुई है। ये भी कंपनी जो है अभी देख सकते हो कितने रिटर्न बनाए हुए हैं, और अब कितने रिटर्न है, उन सब चीज़ों पर भी सोच के चलेंगे, अभी देखो बताएंगे। लेकिन अब जैसे बात करिए पोर्टफोलियो में, इस तरह की भी कंपनी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए कि आप भी इंजॉय कर सकोगे, भैया मैंने भी एक्यूमुलेट किया, मैं अपने अगली जनरेशन को ही सब देख जाऊंगा, तो मैं कब इंजॉय करूंगा? तो उन सब चीज़ों पर भी सोचना चाहिए। अगर मान के चलो इस कंपनी में मैं अपने 1000 शेयर्स कर लेता हूं, जो कि पॉसिबल है,
आज बाय कर रहा हूँ, कल बाय कर रहा हूँ, परसों बाय कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ना 1000 से 500 से। तो ऐसे डिफरेंट कंपनीज में भाई आपके पास जो सेविंग हो रही है वही आप बाय कर रहे हो, इसमें कर रहे हो, फिर उसमें कर रहे हो, फिर उसमें कर रहे हो, जो अच्छी कंपनी। अब देखो डिविडेंड 10 रुपये पर शेयर है, ठीक है, उसके बाद में 3 बोनस शेयर्स मिले, फिर देख सकते हो 30 रुपीज़ का डिविडेंड दिया, ये 2021 में है, ये देख सकते हो, ये प्रॉफिट्स में से ही तो है, ठीक है। और आईटी कंपनीज के जो वो होते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो डिविडेंड्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, उसके पीछे के रीजंस हैं, वो कभी और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देख सकते हो, फिर यहाँ पे 3 बोनस दिया, यहाँ पे 1 शेयर और बोनस दे दिए, तो शेयर्स भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपको बोनस भी मिल रहा है। डिविडेंड देख सकते हो, फिर जब यहाँ पे 1 बोनस मिल गया, यहाँ पे 3 शेयर्स बोनस मिल गए, तो यहाँ 30 रुपये डिविडेंड दिया था, यहाँ 2.5 रुपये डिविडेंड दिया 21 में, फिर यहाँ पे 22 में देख सकते हो 3 रुपये 25 पैसे। एक साल में देख सकते हो काफ़ी बार डिविडेंड दिया, चारों क्वार्टर में ये डिविडेंड देती है कंपनी। नॉट ओनली द सेम कंपनी, आई टी कंपनीज के ज़्यादातर सिनेरियो इसी तरह का रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आईटी कंपनी से आंख बंद करके खरीद लेना, कि नहीं, आपको अपने वैल्यूएशंस के हिसाब से चीज़ों को चलना आना चाहिए। यहाँ देख सकते हो कि अगर 2022 की बात करी जाए, यहाँ देख सकते हो कि 2022 की फरवरी में देख सकते हो 3 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड, देन 8 रुपये का डिविडेंड, देन अगले क्वार्टर में यहाँ देख सकते हो 4.5 रुपये का डिविडेंड, 2022 की ये बात है, ठीक है। देन फिर रिजल्ट्स आ गए, बोला ठीक है, अब यहाँ 2023 की बात है, 3 रुपये का डिविडेंड, देन आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ देख सकते हो कि 8 रुपये का डिविडेंड, जबकि आपके स्प्लिट ऑफ बोनस शेयर्स से शेयर्स मल्टीप्लाई हो गए, तो देख सकते हो 8 रुपये का डिविडेंड, देन देख सकते हो 7 रुपये का डिविडेंड, देन यहाँ 7.5 रुपये का डिविडेंड देख सकते हो 25 जनवरी 2024। देन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देख सकते हो 5 रुपये का डिविडेंड, 8 रुपये का डिविडेंड 2024 में देख सकते हो, हर चारों क्वार्टर में ये डिविडेंड देती है। और यहाँ देख सकते हो कि 8 रुपये का डिविडेंड, देन वहाँ पे देख सकते हो स्प्लिट दे दिया और शेयर मल्टीप्लाई हो गए। तो कंपाउंडिंग इसी तरह से काम करती है, जैसे अभी आपने स्काई गोल्ड में देखा, तो ये भी कंपनी उन्हीं में से उसी तरह की, मतलब कंपाउंडिंग की चीज़ें कैसे करती है। हम लेट आए इसलिए मेरा 11% निगेटिव दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो 7.5 रुपये का डिविडेंड, अभी रिजल्ट आएंगे डेफिनेटली देखना डिविडेंड आएगा, अगर रिजल्ट्स ओके है, मतलब पॉजिटिव रिटर्न है, जो कि चीज़ें जनरली रहती हैं। यहाँ देख सकते हो 5 शेयर्स का और स्प्लिट हो गए और मल्टीप्लाई हो गए। तो मान के चलो पोर्टफोलियो में 1000 करोड़ की करीबन कंपनी बन चुकी है। और कहाँ से बन गई है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये कल की कंपनी हो। यहाँ पे बात करें, मेरे पास तो करीबन 174 शेयर्स हो गए हैं, ठीक है। और अभी मैं काफ़ी बार इसमें डिविडेंड ले भी चुका हूँ। और अगर मैं केसॉर्स की बात करूँ तो ये देख सकते हो कि ये इसका बेसिक चार्ट है। एसएमई लॉट की कंपनी थी, अगर ये हट जाए तो ये देख सकते हो कि ये बेसिक चार्ट है इसका। और ये देख सकते हो कि ये अगर हाईएस्ट की बात करी जाए, एसएमई लॉट की थी, बाद में ये इसका लॉट डिवाइड हो गया, चीज़ें सही हो गई। और यहाँ देख सकते हो कि ये हाईएस्ट अगर देखा जाए तो लगभग देख सकते हो 10,000% तक के रिटर्न है यहाँ पे। 10,000 किसको लालच नहीं आएगा। और एसएमई लॉट वाली जो कंपनी होती है वो 1,00,000 1.5 लाख रुपए का तो लॉट एटलीस्ट होता ही होता है। तो जिसने भी लिया स्प्लिट ऑन बोनस और ये और वो कंपनी के, अच्छा परफॉर्मेंस भी देखो जाके ना आप, अगर मैं इसमें स्क्रीनर पे जाके आपको इसको फंडामेंटल्स और बैलेंस शीट्स और रिजल्ट्स की सब डिस्कस करूँ तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें, हालांकि उतना टाइम नहीं है। तो एक बात बता रहा हूँ कि 10,260% की रिटर्न, अगर 1 लाख रुपये भी लगाया हुआ होता, केवल करना क्या था, होल्ड। कहीं सर इस तरह की कंपनी ऐसी भी तो होती हैं कि जो कि पैसा जीरो कर देती है, हाँ ठीक है, आप बिना पढ़े लोगे, ठीक है, मान के चलो आपने 5 कंपनी से इसको लिया, एक चली गई। लेकिन अगर आप इसी बात पे आके मैं 100% बन गया तो मैं बुक करूंगा, 200% बन गया तो बुक करूंगा, बुक करो, लेकिन आप कब करना है वो चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि कंपाउंडिंग पोर्टफोलियो पे ज़रूर आनी चाहिए, एटलीस्ट चाहे कैसे भी आए, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि 10,000% तक के रिटर्न, अगर मैं कह रहा हूँ कि 1 लाख रुपया भी लगा होता, और ये देख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा पुरानी समय की बात नहीं है, और ऐसी एक कंपनी नहीं, ऐसी मैं आपको 10 कंपनी दिखा दूँ तो ये बात है, देख सकते हो कि 8 जनवरी 2024 की बात है, सॉरी अगर मैं यहाँ ले आऊँ, 10,000% तक के रिटर्न दिख रहे थे ना। जुलाई 2020 पूरा मार्केट गिरा हुआ था, सब कुछ गिरा हुआ था, बोला ठीक मेरा है। तो ये जुलाई 2020 में, अब स्प्लिट और डिविडेंड की वजह से आपको ये प्राइस दिख रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली कभी इतना छोटा प्राइस नहीं होता, ठीक है। तो जुलाई 2020 में जब ये एसएमई लॉट की कंपनी थी, उस समय पे अगर किसी ने 1 लाख रुपया लगाया होता, मैंने आपको अपने मैं इसी पोर्टफोलियो में दिखाया है कि 1,40,000 रुपये लगाए हुए थे, आज भी अगर मैं उसको होल्ड कर रहा होता तो आज मेरा 2.5 से 3 करोड़ रुपये बना होता, केवल एक पर्टिकुलर शेयर में। करना क्या था, केवल होल्डिंग। हालांकि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं थी, चीज़ें बाद में बदली उसमें, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि होल्डिंग की जो ताकत होती है ना, वो क्या होती है, ठीक है। हम आते हैं केवल वही कि भाई 1 लाख मिल जाए, 50,000 मिल जाए, जिसका जो लेवल है, भाई मैं दिन का 1,000 कमा लूँ, 2,000 कमा लूँ, हमारी जो सोच है ना वो हमारे तक सीमित है। कमा जरूर रहे हैं हम लोग 1,000 रुपये, 2,000 रुपये पर डे, 4,000, 5,000, 6,000, 10,000, भाई ठीक है। कोई ज़्यादा ज़्यादा कितना, भाई सैलरी नौकरी वाला कितना कमा, भाई बड़े नौकरी वाले वो छोड़ दो, कितना भाई 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख मंथली, यही है, ठीक है।
तो हमारी सोच वहीं तक बंधी हुई है। अगर मैं मान के चलो 2 लाख रुपए पर मंथ की नौकरी करता हूं, तो 4 लाख रुपए का भी अगर रिटर्न मेरे को मार्केट में दिखाई पड़ गया, मैं तो सोचूं अरे यार मैंने 2 महीने की तनख्वाह कमा ली, लाइक दैट आई बुक बुक बुक। बस यही हमारी सोच है। जैसे मजदूरों में सोच क्या रहती है, मजदूर मजदूरी करने जाता है, सुबह अपना वो काम ढूंढता है जाके। आपने देखा होगा चौराहे वगैरह पे, मुझे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, एक जनरल बात बता रहा हूँ, चौराहे पे गए, उसे काम मिला नहीं मिला या जो भी कुछ है, उसे कोई चिंता नहीं कि उसका इंश्योरेंस है, उसने उसके बच्चे को क्या होगा क्या नहीं होगा। उसे आज भूख लगी, रात में सुबह उठे, सो के उठा, पहुंच गया वहाँ, भैया कोई काम मिल जाए, दिहाड़ी मिल जाए, गया 500 रुपये, कोई दिहाड़ी मिली तो मिली, नहीं मिली तो नहीं मिली, मिली तो भाई ठीक है, गया किया, शाम को मिल गया 500 का नोट या जो भी डेली बेसिस पे हो, काम कर लिया, निकाल लिया, दिन गया, शाम को भाई भूख तो लगेगी, मेहनत करिए, जाके बढ़िया से खाया पिया, दारू वारू पी, काम खत्म, छुट्टी, यही चलता है। और उसने अपने दिमाग को बंद कर रखा है। तो यही हमारे साथ, वो थोड़ा सा छोटे लेवल का मजदूर हो गया, हम थोड़े बड़े लेवल के मजदूर हो गए। हमारी भी सोच है कि अगर मान के चलो हमारे को 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी मिल रही है, तो हम काम कर रहे हैं, बोले यार कैसे भी 1.5 लाख पहुंचे, हाँ 2 लाख पहुंचे, हम वहीं तक सोच रहे हैं। हजारों में है तो हम उसी हजारों में सोच रहे हैं। करना तो देखो पड़ेगा, क्योंकि बैकअप कुछ नहीं है, लेकिन बड़ा सोचने की कोशिश करो, और वो बड़ा एक एक रुपए करके ही होगा, बढ़ा जाएगा। तो जैसे अब ये मैंने आपको दिखाया कि 10,000% तक के रिटर्न यहाँ पे दिखाई पड़ रहे थे, तो अगर एटलीस्ट 1 लाख रुपए का भी एसएमई लॉट का इसका सेक्शन होगा, मे बी मिनिमम टू मिनिमम मोस्ट की बात कर रहा हूँ, तो 1 लाख रुपए के भी 10,000% के रिटर्न कितने हो जाते हैं आपके? ठीक है, अगर मैं इसको जस्ट कैलकुलेट करूँ, मैं देखो आपको वो नहीं कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसको 10,000% की बात कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई बाई 10,000 कर दूँ, एक मिनट, 10,000 इसमें से 2 जीरो हटा दो, ठीक है। तो आप ये देखो कि जुलाई की 2020, बहुत बड़ी बड़ी की बात नहीं, 1 10 100, और ये अमाउंट बनता है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 करोड़ रुपया आपका 1 लाख का बना हुआ होता जब ये हाईएस्ट पे अगर गया था तब। अब हमें लालच किस बात की, मैं तो आज भी इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, और मैं अभी भी नेगेटिव में हूँ इस कंपनी में, और काफ़ी बार डिविडेंड ले चुका हूँ। मैं देखो प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इस कंपनी को, आप लॉजिक को समझ के चलना, ठीक है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं अपनी बात को कह रहा हूँ, ठीक है। मुझसे, मेरी वीडियो को देखने वाले मुझसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं, मैंने अपनी बात को कही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि भाई मेरे को जैसे ये स्पाइक गया, बोला यार ये तो कंपनी, भाई ये कंपनी प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर मैं तो वो मार्कर ले लेता हूँ तो उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कि अगर मैं इस कंपनी में बात करता हूँ कि मैं इसको भाई यहाँ पे मान लो मैंने बाय किया, मेरा पैसा बन गया, अरे यार बुक कर देता हूँ, अरे यार एक ही लेवल पे चल रहा है, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया, फेडअप हो गया, बोले यार ये तो यहीं चलती यार, यहीं चलती। आप फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट और रिटर्न्स, रिजल्ट्स, प्रोमोटर्स क्या कह रहे हैं, कुछ कौन कॉल, उन सब चीज़ों पे काम करो, तब जाके बात बनती। तो ये बहुत से लोग बोले अरे यार बोर हो गए, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं यार, यहाँ पे लिया था प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, पैसा बन गया, फिर कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ जल्दी बनाएंगे। हम अपने आप को स्मार्ट मानने लगते हैं ना, ठीक है। तो ये चीज़ें, वेयर एज कि ये जगह थी एक्यूमुलेशन बढ़ाने की, भाई जिससे यहाँ छूट गया हो वो भैया देख लो यहाँ मौका है, ठीक है। फिर कंपनी ऊपर उठ गई, अरे यार बहुत पैसा, जिसने यहाँ लिया हो, मैंने मान के चलो उसने किसी तरह से होल्ड कर लिया, भाई ठीक है यार मैं नहीं बेच रहा, कोई बात नहीं, यहाँ की अरे यार ये तो 1 करोड़ रुपए बन गए, 1 लाख के, कब तक बन गए, विद इन नो टाइम बन गए, कहीं फेक रैली तो नहीं है, आज भी कंपनी चल रही है। तो अरे सर 1 लाख के बाद तो गिरावट आनी है, भाई 10,000% रिटर्न बन गए विद इन नो टाइम, तो रिटर्न गिरावट आनी है। क्या वो रिलेट कर रहे हैं रिटर्न्स के साथ में, क्या वो रिलेट कर रहे हैं जो आपके जो ये प्रॉफिट्स दिखा रही है, चीज़ें कर रही है, ठीक है। तो आज तो मार्केट में गिरावट है, सब अच्छी खराब कंपनी की तो धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, जिसमें बेस लाइन ना हो। तो भाई अगर देखा जाए तो टॉप से अगर इसको जो स्पाइक मारा देखा जाए, तो आज ये गिरावट में है, करीबन 34-35% गिरावट में। अरे सर गिरावट, तो मौका हर शेयर देता है, इसका मतलब ये भी नहीं जाके सीधा खरीद लो, और डिपेंडेंसी किसी एक पे रखनी नहीं। अरे सर केसॉल आपने डिस्कस करी थी, केसॉल ने पैसा नहीं बनाया, भाई मैं स्काई गोल्ड बना देगा, वीबीएल बना देगा, आरबीएल बना देगा, वॉरी बना देगा, कोई दूसरा बना देगा, ठीक है। हो सकता है एग्जैक्टली बॉटम ना पकड़ पाऊँ, डायनेमिक केबल बना देगा, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ करेगा, बशर्ते फ्रॉड वाली न हो। जेंसॉल फ्रॉड थी, मैंने बेच दिया 10,000 के लॉस में, आपको ऐसे चलना है, ठीक है। तो ये मेरे अपनी बात है। तो ये 34-35% गिरावट में, ठीक है। और ये देख सकते हो कि कंपनी ये इतने कम समय में 6,300% तक का, 400% तक का रिटर्न, जिसने मान लो यहाँ बुक नहीं किया तो उससे लोग कहेंगे, बोला देखा प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी होता है, भाई प्रॉफिट ठीक है, आप री इन्वेस्टिंग की वजह से आपकी ज़रूरत हो, चीज़ें कर लो, लिमिटेड लेवल पे चल जाएंगी यार, ठीक है, थोड़ी बहुत, लेकिन
मुझे लगता है कि लंबे समय के लिए अगर बात बनती है तो दैट इज मोर गुड. ट्राई टू अवॉइड एवरी नाउ एंड देन फ्रीक्वेंटली सेलिंग एंड बाइंग. मेरा मान बाइंग तो देखो, हम बाय तो मैं डेली करता हूँ लगभग, मतलब ठीक है, जब फंड्स होते हैं हर महीने होते ही हैं तो मैं करता ही हूँ. मेरा कोई ना कोई शेयर मौका दे रहा हो तो मैं वहाँ एवरेज करता रहता हूँ. एग्जैक्टली बॉटम मुझे पता नहीं, मैं बाय करता रहता हूँ. तो ये सब चीज़ें अभी ये रिजल्ट्स आएंगे, फिर ये कुछ बोनस देगा. अब मैंने तो ये ट्रैक नहीं किया कि ये कितनी बार बोनस, मतलब सॉरी बोनस कह रहा हूँ, मतलब डिविडेंड देगा. वीबीएल दे चुका काफ़ी बार, स्काई गोल्ड. अब जैसे मैंने यहाँ की बात करी, ठीक है, तो ये तो मैं आपकी केस और की बात कह दी. ठीक है, तो ये मौका है गिरावट में यहाँ बाय करने. और मैं हर बार बाय करता हूँ. मैं अपने पोर्टफोलियो पे भी दिखा दूँ कि आपको केस को मैंने जब ये डिप में गया तब भी बाय किया, आज भी बाय किया, कल भी बाय किया. मतलब जब जब फंड्स होते हैं तो मैं बाय करता हूँ. एक्यूमुलेशन मेरा टारगेट भाई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट टारगेट नहीं है, बट मैं अपनी बाइंग से नीचे हूँ और जब जब मौका मिलता है आई यूज टू बाय. अगर मैं इसकी बाइंग स्ट्रेटेजी की बात करूँ, अगर जैसे अब ये रिजल्ट्स आएंगे खराब आएंगे तो पनिशमेंट भाई ऊपर से नीचे करेक्टेड है ना 35%, और खराब आ गए तो भाई 40 हो जाएगी, 45 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, बशर्ते फ्रॉड वाली स्थिति सिग्नल्स ना दिखाई पड़ रहे हो. अगर मैं जैसे जनरली बात करूँ, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं मेरे पोर्टफोलियो में जहाँ पे रेड भी है, लेकिन कंपनीज ठीक दिखाई पड़ती हैं. तो मैं एक्जैक्टली बॉटम तो नहीं पकड़ सकता, लेकिन उनको आई यूज टू कंटिन्यू बाय एज पर द लेंथ ऑफ टाइम की जब भी सेविंग्स होती है. अब ये कंपनी की बात करूँ तो ये देख सकते हो पुराना शेयर आज भी ग्रीन में है. ठीक है, तो देख सकते हो कि 231 पे खरीदे हुए 4 शेयर जो है कि 806 रुपये बना रहे हैं मेरे. कितने साल हुए हैं? 906 दिन, यानी कि लगभग 3 साल के आसपास. ठीक है, 3 साल के आसपास जो है कि दो चौक, ठीक है, 4 गुना, कि पैसा 4 गुना हुआ है. आप इस तरह से सोचिए. एग्जैक्टली बॉटम नहीं पकड़ पाएंगे. अपन को क्या होता है कि भाई स्टेक्स को मुझे बढ़ाना होता है तो मैं वो बढ़ाता हूँ. उसमें कभी कभी हाई पे भी बाय हो जाते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि भाई ये एग्जैक्टली किस लेवल्स पे जाएगा, कहाँ जाएगा, कितना जाएगा. लेकिन मैं लालच नहीं करता हूँ बहुत ज़्यादा कि बाइंग में लालच कर ली या उस चीज़ उस तरह से है. एक शेयर है 201 रुपये बना रहे हैं, ठीक है, डबल है पैसा. स्प्लिट मिले, यहाँ पैसा बना रहा है, यहाँ बना रहा है. तो ये देख सकते हो 5 शेयर हैं तो ये 1000 रुपये बना रहे हैं, जबकि 35% करेक्टेड है ना टॉप से शेयर. और मैं 11,000 रुपये के निगेटिव में दिखा रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो में, और शेयर्स की क्वांटिटी वाइज कितना है. मैं इसको 1 लाख रुपये तक पहुँचाने में मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है. शेयर्स को जब देख सकते हो अभी पिछले उसमें दो शेयर लिए हुए हैं, फिर और बढ़ा दूंगा. ऐसा नहीं, लेकिन एग्रेसिवली इसी को बाय कर लूँ ना. मेरी नज़र अपनी अच्छी कंपनीज में फोकस बना रहता है. जैसे स्काई गोल्ड में एक लेवल पे है कि भाई यहाँ पे आ जाएगा तो मैं बाय कर लूँगा, केस ऑल्सो यहाँ पे आ जाएगा तो बाय कर लूँगा, वीबीएल इन लेवल्स पे आएगा तो बाय करूँगा, डायनेमिक केबल्स इन लेवल. किसी का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जनरली बात बता रहा हूँ. टारेल आ गया, एक नई कंपनी एड ऑन की, वहाँ वो आएगा तो इन लेवल्स पे देखूंगा. ये आएगी डायनेमिक केबल्स आएगी इन लेवल्स पे तो इन लेवल्स पे देखूंगा अगर मैं एड ऑन कर सकता हूँ. गार्डन शिपबिल्डर्स का मैंने दिखाया ही था, बारी रिन्यूएबल्स का दिखाया ही था, कह सकते हैं यथार्थ हॉस्पिटल्स का मैंने दिखाया ही था, तो आरबीएनएल का वो भी दिखाया ही था. तो ये सब चीज़ें रहती हैं. तो स्प्लिट मिला, ठीक है, देख सकते हो कि स्प्लिट मिला तो शेयर्स और मल्टीप्लाई हो गए. देख सकते हो ये सब शेयर्स ग्रीन में हैं और 2021 से बाइंग है मेरे पास, ये सॉरी 2022 से. और देख सकते हो कि 2020 में खरीदा हुआ कंपनी 2022, ये क्या है, 7 नवंबर 2022 में 4 शेयर है ना. ठीक है, 1 मिनट ज़रा होल्ड करना. नवंबर 2022 में पहला शेयर लिया. ठीक है, तो अगर मैं इसको खोल दूँ, ठीक है, नवंबर 2022 कहाँ पे बैठ रही है, 2022 अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये देख सकते हो कि पहला शेयर मैंने यहाँ लिया है. ठीक है, इन लेवल्स पे, और रैली आ गई. ठीक है, बस ये समझ में आया कंपनी अच्छी है तो मैं बाय अपना करता रहा जब जब मुझे जहाँ जहाँ. तो मुझे इतना ही समय मिला इसको एक्यूमुलेट करने के लिए. उसके ऊपर जैसे ये गया होगा वहाँ मैंने बाय की होगी तो वो शेयर्स डेफिनेटली रेड में होंगे. अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ देख सकते हो कि ये देख सकते हो 1000 शेयर, 5 शेयर, 5 एक शेयर स्प्लिट वगैरह से ये बढ़ गए हैं. और ये देख सकते हो 2022 की बाइंग है, नवंबर 2022, नवंबर 2022, नवंबर 2022, दिसंबर 2022. देख सकते हो 2022 में मैंने कितने बाय कर डाले. अब यहाँ से दिसंबर 2022, ठीक है, उसके बाद रुक गया. क्यों रुक गया? कि कंपनी भाग गई. दिसंबर 2022 के बाद से कंपनी भागी. कितनी भागी अब यहाँ पे देखेंगे तो ये देख सकते हो कि दिसंबर 2022, नवंबर हो गया, नवंबर, ये जनवरी 2022, दिसंबर 2022, ये रहा. ये देख सकते हो दिसंबर 2022 तक मैंने बाइंग करी हुई, जो भी जितने भी शेयर्स आए उसके बाद रुक गया क्योंकि कंपनी उसके बाद भागने लगी. ठीक है, और जब देख सकते हो कि 23 में बाय किया, 23 में भाई मैं कहा कि भाई क्वांटिटी वाइज कम है, तो देख सकते हो अगस्त 2023 में मैंने इसमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट किया. देख सकते हो अगस्त 2023 में सेकंड एक्यूमुलेशन स्टार्ट किया. अगस्त देख सकते हो, अगस्त 2023, अगस्त 2000, और वो सभी शेयर्स देख सकते हो रेड में है.
ठीक है, अगस्त 2023। क्यों? मुझे केवल क्वांटिटी बढ़ानी थी, मुझे नहीं पता था ये कब जाके करेक्शन देगी, आगे नहीं देगी, और मौका हर शेयर देता है। अगस्त, सितंबर 2023, सितंबर 2023, सितंबर 2023, सितंबर 2023, देन ये देख सकते हो सितंबर 2023, अक्टूबर 2023, सॉरी हाँ 23, फिर उसके बाद में अक्टूबर 2023 के बाद देख सकते हो कि अक्टूबर 2024 में बाय किया, मतलब फिर नहीं किया। मार्केट ये चीज़ें ऑल टाइम हाई पे, 23 में मैंने बाय किया, 24 में फिर मैंने 1 साल बाद बाय किया। ठीक है, तो 2024 में बाय किया, सॉरी डिस्टर्बेंस हो गया ब्रदर, तो 2024, देन जनवरी 2025 में बाय किया। अब जब मार्केट नीचे है तो देख सकते हो 25 फिर बाइंग मेरी स्टार्ट हो गई। जब शेयर ने मौका दिया तो मेरे मौका हर शेयर देता है, और देख सकते हो जनवरी 2025 में काफ़ी शेयर्स मैंने एक्यूमुलेट किए, फरवरी में किए, मार्च में किए, और अभी भी अप्रैल चल रहा, तो अप्रैल में भी देख सकते हो 2-4 शेयर मेरे ऐड ऑन हैं। और ये देख सकते हो कि मार्च में 2025 में, देन अभी देख सकते हो अप्रैल में एक शेयर किया था, और अभी 30 अप्रैल को 2025 में बाय किया। ठीक है, तो आप ऐसे सोचिए, और ये शेयर्स अभी ग्रीन में आपको दिख रहे हैं। अपन का टारगेट क्या रहता है? इस बात का रहता है कि भैया केसॉफ्ट अपना कि भाई यहाँ पे कितना अमाउंट पहुंचा, मार्केट कैप क्या है, फ्यूचर सिनेरियो क्या है, काफ़ी बार डिविडेंड मिल गया, और आज टॉप से गिरावट है 10,000% तक के रिटर्न्स के बाद में, ये आज गिरावट है तो 6,500% तक के रिटर्न दिखाई पड़ रहे हैं। और सोच सकते हो कितने छोटे मार्केट कैप से कंपनी 1,000 करोड़ के मार्केट कैप तक पहुंची, और अगर उसके फंडामेंटल्स और बैलेंस शीट्स में कहीं गड़बड़ नहीं दिखाई पड़ रही है तो यही लंबे समय के लिए आपकी एक जेम साबित हो सकती है। ठीक है, ऐसा ही एक्यूमुलेशन बहुत सारी कंपनीज में कर रहा हूँ। स्काई गोल्ड में भी देख सकते हो कि धीरे धीरे करके चीज़ों को कर रहा हूँ। स्काई गोल्ड का अगर चार्ट आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा बताने और जो डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है ब्रदर, और गलतियाँ तो होंगी, और गलतियों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए भाई। ठीक है यार, मेरे से गलती हो सकती है। ठीक है, स्काई गोल्ड की बात करो तो इस शेयर्स में अभी दोबारा से मैं कितना, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ ना, 1300% तक का रिटर्न है। ठीक है, और अभी ये टॉप से करेक्टेड भी है, यहाँ पे देख सकते हो, और मेरा एक्यूमुलेशन दोबारा स्टार्ट है, और पहला मेरा एक्यूमुलेशन शायद इन लेवल्स के आसपास था। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे, मैं जस्ट थोड़ा एक नज़र और दिखा दूं कि यहाँ पे देखे होंगे स्काई गोल्ड में अगर 1000 शेयर्स के करीब पहुँच रहे हैं, तो जो मेरा एक्यूमुलेशन है इसमें फंडामेंटल्स ऑफ उस पर चीज़ों पे बात करने का टाइम ही नहीं बचा। जस्ट मैं आपको अपना वे ऑफ अप्रोच की बात कर रहा हूँ। तो देख सकते हो कि मैंने जून 2023 में बाइंग चालू की थी इसमें, जून 2023 में बाइंग करते हुए देख सकते हो जुलाई 2023 धीरे जुलाई के बाद में यहाँ देख सकते हो ये बोनस शेयर्स मिल गए, उसके बाद में फिर रुक गया, फिर मुझे अपने स्टेक को बढ़ाना था, तो फिर मैं वो रेड में भी चालू, तो आपको देखना पड़ेगा भाई चीज़ें। और यहाँ देख सकते हो कि जो है कि 2023 में मैंने अगस्त 2023 में भी बाइंग की। पहली बार मैंने जो बाइंग की थी वो जून 2023 में बाइंग की थी, तो तब जो शेयर्स का जो लेवल था जून 2023 में, अगर शेयर्स ये जो दिखाई पड़ जाए तो देख सकते हो कि अगर इसको जून 2023, ठीक है, तो ये देख सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये देख सकते हो जून 2023, सॉरी यहाँ पे ये मैंने इस शेयर को यहाँ पे बाय करना चालू किया। ठीक है, और आज मैं यहाँ पे भी बाय कर रहा हूँ। शेयर 1300% तक का रिटर्न बना चुका है। मुझे मेरे इस जगह से बॉटम बना के रिटर्न मिला हुआ था। कहाँ चाहता तो मैं, अगर मैं मतलब उसी पॉइंट ऑफ व्यू सोचता तो मेरा एवरेज प्राइस यहाँ के करीब था, और मैं ये ऑल टाइम हाई पे गया तो यहाँ मैं बेच देता 1500% तक के रिटर्न। मैंने आपको दिखाई भी थे कि मेरे पोर्टफोलियो में इसके 1500% तक के रिटर्न बने हुए थे दिखाई, जबकि ऑल इन ऑल अभी 1300 ही है कंपनी के रिटर्न, क्योंकि मैंने बॉटम पे बाय कर पाया। लेकिन हर शेयर में जाओगे आप नहीं, लेकिन मैंने बाद में एक्यूमुलेट किया, और आज भी एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। अब नंबर ऑफ शेयर्स मुझे बढ़ाने, और देख सकते हो 4,000 4,500 करोड़ की कंपनी हो गई। अगर फंडामेंटल्स उन सब चीज़ों में बात करें तो काफ़ी ठीक दिखाई पड़ती है। लंबे समय के लिए होल्ड करो, चीज़ें बनेंगी। आज जो कंपनी 1300% तक के रिटर्न बना सकती है और होल्ड करते हैं और शेयर एक्यूमुलेट करते हैं, अब ये दे रही ना, टॉप से करेक्शन दे रही ना भाई, अगर देखा जाए तो ये करेक्शन दे रही ना भाई। ठीक है, मौका हर शेयर देता है, आज ये करेक्शन दे रही, तो मैं इसे आई एम एक्यूमुलेटिंग एज पर माई लेवल्स। भाई देख सकते हो 28-30% तक के रिटर्न इस मतलब गिरावट है इसमें, अगर देखा जाए तो 30% तक की गिरावट आराम से ही है। ठीक है, तो अपन एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो ऐसे करके बात, जैसा मैंने आपको वीबीएल की जर्नी दिखाई, तो अच्छे जेम्स को पकड़ना सीखो। एक आध दो बार गलत भी जाओगे, लेकिन 10 में से अगर आपके, मैं कह रहा हूँ पोर्टफोलियो में 2 या 3 कंपनीज भी ऐसी मिल गई जो कंपाउंडिंग में काम कर जाएं, तो बात अलग ही लेवल की हो जाती है। जैसा मैंने आपको बताया था भाई, आप ही में से किसी ने बताया था, जब मैंने बताया था मैंने क्या बाय किया, क्या सेल किया, बहुत समय पहले की बात है। बहुत समय मतलब जब मैं नया नया आया, मतलब यहाँ पे डीमेट खोला, 4 साल पहले की बात है, 4.5 साल पहले की।
तो मैंने एक पेनी शेयर्स खरीदा था उजास एनर्जी, ठीक है, 1,40,000 के खरीदे थे और वो 2.5-3 करोड़ रुपए, मैं वो भूल नहीं सकता। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि आज मेरा लाखों का इन्वेस्ट, उस समय उस पर्टिकुलर कंपनी में बड़ा इन्वेस्टमेंट था उसके हिसाब से, मेरे पोर्टफोलियो के हिसाब से। आज मेरा लाखों का इन्वेस्टमेंट अलग अलग कंपनी में, किसी में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, किसी में 2.5 लाख, किसी में 1 लाख, 1.5 लाख, मतलब अलग अलग बना हुआ है कि 4 लाख भी है, सब कुछ है। और धीरे धीरे ये बढ़ ही रहा है और बढ़ता ही है। मैं हर महीने अपनी सेविंग का कुछ पार्ट जो है मैं बाय करता हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस, बैलेंस शीट के हिसाब से सब कुछ, और गलत भी जाता हूँ। लेकिन 2 या 3 या 4 कंपनी, एक ही कंपनी अगर आपको करोड़ों रुपए का रिटर्न बनाने का, मतलब करोड़ों रुपए का जो है रिटर्न मिल सकता है, तो आपको कितना चाहिए भाई। हमारी तो लाखों का हम लोग सोचते हैं भाई, करोड़ के लेवल को ड्रीम करते हैं, वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। उसके बाद अगर हम बुक कर भी ले बाई द चांस कि मान के चलो ठीक है, अगली जनरेशन को तो देने के लिए बहुत कुछ हो गया, लेकिन चलो यार अपन भी इंजॉय कर लें, तो भाई ठीक है, मैंने 1 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर दिया आज के 10 साल बाद। भाई आज के 10 साल बाद या 5 साल बाद या 8 साल बाद, अभी मेरे पास टाइम ही कितना हुआ, मैं 4.5 साल में अगर इतना मुझे लर्निंग्स मिली हैं, तो आने वाले और 4 सालों में मेरी लर्निंग्स काफ़ी बेटर हो सकती हैं। और इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है ही है, हमारी आपके साथ जर्नी बनी हुई है। तो फिर वहाँ पे अगर मैं बुक भी कर देता हूँ और 12.5% मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना भी पड़ता है, तो दैट्स ओके फॉर मी कि हाँ ठीक है, मैं एंजॉय भी कर लिया, डिविडेंड भी खा लिया, और पोर्टफोलियो में बहुत सारी चीज़ें वो कंपनी भी हैं और वो मैंने नेक्स्ट जनरेशन हैंड ओवर भी कर दी। तो ऐसे करके है, मुझे लगता है जो आज के लिए मैंने काफ़ी कुछ कवर कर दिया, तो शायद मेरी भावनाओं को, चीज़ों को समझ पाए। तो रिक्वेस्ट आपसे है कि लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड से प्लीज़ ऐड ऑन करो, सपोर्ट करिए ब्रदर, तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और चैनल ये मोनेटाइज होकर डिमोनेटाइज हो गया था, अभी दोबारा मोनेटाइज करने की कोशिश में हूँ, देखते हैं कहाँ तक चीज़ें बैठती हैं सही तरह से। और ये वाला चैनल और पैरेलली जो अपना जिस पे मैं अभी वीडियो डाल रहा हूँ ये चैनल, तो इसको सपोर्ट करके जल्दी मोनेटाइज कराइए। 515 जो सब्सक्राइबर्स हुए हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स करिए, तो मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगेगा और हमारे और आपकी जर्नी बढ़िया बनी रहेगी। अच्छी और पॉजिटिव चीज़ों पे ही बात करता हूँ, अपने पोर्टफोलियो पे जो हार्ड एंड इन्वेस्टमेंट कर रखी है उन सब चीज़ों को दिखा के बात करता हूँ। तो विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।